अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके फेवरेट नोवेल मेरा मस्त भाई मलीशा राणा के एपिसोड 7 को, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं, इसलिए कि याद से करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और साथ वीडियो को लाइक, बिकॉज ये आप सबकी मोहब्बत होती है। ये तो एक रास्ता होता है जिससे आप अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। तो वो बढ़ते हमारे आज चले इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से एपिसोड को, जो कि निकाह स्पेशल भी है, यानी कि वन स्पेशल एपिसोड। तब हम पढ़ते हैं ऐसे। सुबह के अभी 7 बजे थे जब सारा गांव हवेली के बाहर जमा होना शुरू हो गया। अमाया तो रात सारी वहीं पर ही रुकी रही थी। आंसू मुसलसल सारी रात से बहा रही थी वो। सगीर साहिब अपनी बेगम के हमरा खुद भी वहां पहुंचे। इन्हें लगा कि शायद अमाया ने कुछ किया हो और शहीर को बचा लिया हो, मगर वहां पहुंचने के बाद हकीकत से सामना हुआ। बेरहमी से गर्दन से दबोचते हुए शहीर को पक्के फर्श पर गिराते, देखो इस लोंडे को, जिसने हिम्मत की हमारे खानदान के लड़के को मारने की, मगर अब वजदान को तभी दफनाया जाएगा जब इसको बेरहमी से हम मारेंगे। ऐसी हिम्मत इसे नसीब होगी, ऐसी मौत इसे नसीब होगी जो इबरत का निशान बने। शहीर, जो कि फर्श पर गिरा हुआ था, के हाथ पर शोएब अपना पाँव रखे मसलने लगा। यूँ अपने भाई को तड़पते देख माया भाग कर इसके पास जाने लगी, मगर गार्ड्स ने इन्हें रोक दिया। छोड़ो मेरे भाई को। बेबस लाचार वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी हारिब काले कुर्ते में तैयार हुए यहाँ आया। इसकी नज़र सबसे पहले माया पर ही पड़ी थी। हारिब, चल मार इसे गोली। आखिर सब कुछ हारिब भी देखता था। आज भी शोएब इसकी जानिब बंदूक करता, शाहिर को मारने का कहा। सगीर साहिब अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख पा रहे थे, तभी दिल पर हाथ रखे वहीं पर ही गिर गए। सारा गांव यूं इस तमाशे को देखने के लिए बेताब था। अपनी नज़रें तिरछी किए वो पिस्टल को रिलोड करता शाहिर की जानिब की आखिरी मर्तबा अमाया की जानिब देखा, जैसे कि वह इसे एक आखिरी मौका दे रहा हो अपने भाई को बचाने का। रुको प्लीज़ रुको, मैं तैयार हूँ वनी बनने के लिए। मेरे भाई को प्लीज़ छोड़ दो। बेबस वो अपने भाई को बचाने की खातिर इस जहन्नुम में जाने को तैयार हो गई। वो अपने लिए खुद दर्द भरी ज़िंदगी को चूज़ कर रही थी, ऐसी कैद जहाँ इसे कभी रिहाई नहीं मिलने वाली थी। सारा गांव हैरान अमाया की जानिब देखने लगा कि ये किस किस्म की लड़की है जो खुद वनी बनने का कह रही है। ये लड़की तो कौन है? शोएब फ़ौरन से बोल पड़ा, मैं इनकी बहन हूँ और वनी बनने को तैयार हूँ। आगे बढ़ती अपने भाई को गले लगाए एक मरतबा फिर से बात रिपीट कर गई। लड़की जानती भी है वनी का मतलब क्या होता है, बगैर निकाह के बीवियों की तरह रहना। बता, अब भी तो राज़ी है? शोएब का सीना मज़ीद चौड़ा हो गया, जैसे कि अमाया को अपनी वनी बनाने का सोच रहा हो। वो बगैर निकाह के बीवी बनने की बात पर मज़ीद आंखों में खौफ फैले वो हारिब की जानिब देखने लगी। जाओ घर और आखिरी मर्तबा अपने ख़ानदान से मिल लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा कभी इनकी शक्ल नहीं देख पाओगी। हारिब बंदूक शोएब को पकड़ाता शाहिर को लिए अमाया को यहाँ से जाने का कहा। इतनी बड़ी बात इस लड़की ने कह तो दी थी, मगर अब क्या होने वाला था इसके साथ? फरसंदा बस कर, कितना रोएगी अब? वजदान वापस तो नहीं आ सकता, बस कर दे। कब से अम्मा जी फरसंदा को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि हारिब इनके कमरे में नोक के दाखिल होता। जी अम्मा जी, क्यों बुलाया आपने? हारिब, तुझे हो क्या गया है? वजदान को जिसने मारा, इसे छोड़ दिया तूने? कहाँ इस शहरी लड़की को वनी बनाने की खातिर? अम्मा जी, जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था हारिब का फैसला। अम्मा, आप जानती हैं हमारे गांव का शुरू से ही यही रवाज चला आ रहा है, या तो खून का बदला खून, या फिर वनी बनाकर इसकी बहन को घर ले आना। आज भी वही हुआ। आप निकाह की तैयारियां कर लें। वो अपने फैसले से राज़ी था। कौन सा निकाह? वनी बना कर ले आ। इसका काम वैसे भी गुलाम की तरह हर ज़रूरत को पूरा करना है, फिर निकाह क्यों करना? वो इतना तो जानती थी हारिब इस लड़की को पसंद करता था, पर निकाह वो फरजंदा का ही इससे करना चाहती थी। अमाया को रखेल की तरह रखने का इरादा था इनका।
अम्मा जी आपसे जितना कहा है इतना करें। वो लड़की इस घर में वनी बनकर ज़रूर आएगी, मगर निकाह करने के साथ। हमेशा से ही वो बस एक मरतबा ही फैसला सुनाता था। अम्मा जी हाँ हाँ, हारिब जी इस लड़की के साथ निकाह करने वाले हैं। मज़ीद दुखी हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। बस कर दे फरसंदा, होगी तो वो वनी ही ना, और निकाह का क्या होता है। कुछ दिनों बाद मैं तेरी शादी भी हारिब से करवा दूंगी। बस तू ये रोना बंद कर दे। अम्मा जी, जो कि इस वक्त अपने बेटे के फैसले को ना माने से बाकी हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। जोरदार थप्पड़ माया के चेहरे पर लगाती बुशरा बेगम इसे झिंझोड़ते हुए, इतना बड़ा फैसला तो कैसे अकेले कर सकती है। जानती भी है वनी का मतलब क्या होता है। इस लड़की की कोई हैसियत नहीं होती, बेजान खिलौने की मानित जब जब जिस चीज़ का दिल चाहता है इसे इस्तेमाल करता है। अगर इनके बेटे की ज़िंदगी बच चुकी थी, मगर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होती देख वो सहन नहीं कर पा रही थी। अमाया मरने देती मुझे, तूने क्यों ऐसे किया। शहीर को खुद बहुत गिल्ट था। मामा मैंने नहीं बर्दाश्त कर सकती थी अगर भाई को कुछ हो जाता। गिल्ट में वैसे भी पूरी ज़िंदगी रहना था मैंने, अब कम अज़ कम भाई को बचा लिया, इस बात की खुशी है मुझे। नज़रें मुसलसल नीचे रखे वह मुश्किल खुद को संभाले हुए थी। चल यहाँ से, हम अभी के अभी घर शहर जा रहे हैं, जो कि तेरे बाबा जब होश में लौटेंगे इन्हें बहुत दुख होगा। बुशरा बेगम बस अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, मगर तभी घर के अंदर 3 सेहतमंद औरतें रौब से दाखिल होती। चलो अम्मा जी बुला रही हैं, वक्त हो चुका है। सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मिली थी अमाया को अपनी फैमिली से आखिरी मर्तबा मिलने की। दिल था मानो बंद होने लगा। वो अपनी फैमिली को आंसू भरी नज़रों से देखने लगी। मेरी बच्ची कहीं नहीं जा रही, छोड़ो इसे। ज़बरदस्ती बाजू से पकड़े माया को खींच कर ले जाते देख बुशरा बेगम पीछे तक गई, मगर ज़बरदस्ती माया को गाड़ी में बिठाए वो इसे हवेली ले आई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही होता था जो राना हारिब चाहता, और अब भी माया को यहाँ लाया इसी के कहने पर गया था। सेहन में झूले पर बैठी अम्मा जी के पाँव में अमाया को धकेलती गिराती। ये रही वो मैडम जी, मौलवी साहिबा आ ही रहे होंगे। अपनी कमर पर हाथ रखती वो खातून अम्मा जी से मिलवा रही थी। यूं बेरहमी से फर्श पर गिराने के बायस कोहनी पर चोट आई थी। अमाया के आते के साथ ही ऐसा रवैया तोड़ कर रख चुका था इसे। शक्ल तो दिखा अपनी, कौन सी ऐसी हूर परी है जो मेरा इतना मगरूर लड़का तुझ पर लट्टू हो गया। बेरहमी से अमाया के जबड़े से पकड़े ज़बरदस्ती इसका चेहरा ऊपर करती गौर से देखने लगी। नैन नकुश तो अच्छे हैं, लेकिन लड़की एक बात मेरी अपनी कान में बिठा ले, यहाँ से भागने या किसी भी किस्म के तमाशे को करने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तेरी तो टांगे तोड़ूंगी ही मैं, साथ में तेरा ख़ानदान भी अपनी जान से जाएगा, समझी तू। वो तो इसे अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाना चाहती थी, तभी इतने बुरे तरीके से इससे बात कर रही थी वो। शुक्र मना हारिब तुझसे निकाह करना चाहता है, वरना तुझ जैसी लड़की को सिर्फ वनी बना कर लाना था, और मेरे 3 बेटों में से जिसका मन चाहता हर रात तो इसकी ही बीवी बनती। इस कदर घटिया बात वो यूँ नॉर्मल करती कहका लगाए हंस पड़ी। एक खामोशी माया के होठों पर छा चुकी थी। वो बुत सी बनकर रह गई थी। अपनी ज़ात पर बेहद गरूर था इसे कि वो किसी के आगे कभी नहीं झुकेगी, मगर आज इसका गरूर सब ख़त्म हो गया। वो एक ऐसे घर में कैदियों की तरह रहने वाली थी, जहाँ बेशक इंसान रहते हैं, मगर सिर्फ नाम के, जो कि इनके अंदर एहसास रहम सब मर चुका है। सादिया, इस लड़की को ले जा, और ये क्या पहना हुआ है, जा और जाकर इसे अच्छे कपड़े पहना। अमाया को जीन्स पहने देखो नफ़रत भरा चेहरा बनाती सादिया से इसे कमरे में ले जाने का कहा। चल उठिया, यहीं पर बसेरा करने का इरादा है। बाजू से पकड़े अमाया को उठाती वो अपने कमरे में ले गई। सुन, ये ले पहले इसे, तुझसे पहले जो वनी बनकर इस घर में आई थी इसके ही कपड़े हैं, मगर वो बदतमीज़ भाग निकली। अब तक कुछ पता नहीं चल रहा इसका, मगर तू सुन ले गौर से, बड़ी खुशकिस्मत है
جو حارث صاحب تجھ سے نکاح کر رہے ہیں، ورنہ تیرا کمرہ بھی یہی ہونا تھا۔ اگر تو نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر رکھنے کی کوشش کی تو جان لے لیں گے اماں جی تیرے خاندان کی۔ امایا کا دماغ کچھ سوچ نہیں رہا تھا، مگر پہلے بھی ونی بنا کر لائی لڑکی کون تھی یہ بات اسے کھٹکی، مگر فی الحال اس متعلق کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا، جو کہ اس کی زندگی بربادی کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ چل پہن بھی لے۔ وہی کمرے میں کھڑی اس خاتون نے امایا کو کپڑے بدلنے کا کہا۔ ہکی بکی امایا ہانسو پیتی، آپ جائیں گے باہر تبھی تو بدلوں گی۔ لو جی، تیرا کون سا نوکا ہے سب، ٹھیک ہے جا رہی ہوں، لیکن 5 منٹ میں تیار ہو جا۔ منہ بناتی وہ کمرہ باہر سے بند کرتی چلی گئی۔ جہاں وہ لڑکی مکمل ٹوٹ چکی تھی، وہیں اپنی پرانی زندگی کو کپڑوں کی صورت اتار سائڈ پر رکھ گئی۔ گاؤں کی روایتی لباس کو پہنتی وہ اس کو اپنا رہی تھی۔ آج تو پرانی والی امایا مر چکی تھی جس نے حارث کو ریجیکٹ کیا تھا، مگر اب اسی کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی۔ پہن لیے کیا؟ فوراً سے دروازہ کھولتی سعدیہ اندر آ گئی۔ امایا جو کہ کمر پر لگی ڈوریوں کو باندھ رہی تھی، یہاں ملازموں کی نظر میں بھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ میڈم جی تیز تیز ہاتھ چلانا سیکھ لو۔ روزانہ صاحب جی کے آگے کپڑے اتارنے اور پہننے میں اتنی دیری لگائے گی تو جوتے ہی کھائے گی۔ خود ان ڈوریوں کو باندھتی وہ اسے اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی، جسے سنتے ایک پل کے لیے امایا کا دل دہل سا گیا۔ دوپٹہ سر پر دیے اس خاتون نے مولوی صاحب کو یہیں پر بلایا۔ نکاح نامہ تھا ان کے ہاتھ میں، جو امایا کی جانب کرتا، لو بیٹا ان پر سائن کر دو۔ یہاں صرف خانہ پوری ہی کی جا رہی تھی۔ نظروں کے سامنے اندھیرا سا چھائے جا رہا تھا، دل 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپتے سائن کرنے سے روک رہے تھے، مگر سعدیہ کا چیخنا سن وہ سائن کر گئی۔ دوسرے کے حق کے لیے بونے والی لڑکی آج خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ ایک ایسی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس چکی تھی وہ، جہاں سے آزادی کا صرف اور صرف واحد راستہ موت ہی ہے۔ حارث کا نکاح تھا، جس میں شامل صرف اماں جی، اس کا چھوٹا بھائی بھابھی اور فاضل ہی تھے۔ شعیب اور فرزندہ تو سخت خلاف تھے اس نکاح سے۔ 3 مرتبہ قبول ہے کہتی وہ سائن کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بے شک یہ نکاح حارث کی مرضی سے ہو رہا تھا، مگر چہرے پر شدید غصہ دکھائی دے رہا تھا اس کے۔ اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح ہونے کے باوجود نہ ہی وہ کسی سے ملا اور نہ ہی کچھ کہا، بس اس نکاح کو مکمل کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آخر اس شخص کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ چل بھی ٹانگوں میں جان نہیں ہے کیا؟ کیسے موئی پڑی ہے؟ یہاں نخرے نہیں چلنے تیرے، اب سے اوقات جان لے اپنی، بدن میں جان پیدا کر لے۔ ونی بن کر آئی ہے ادھر تو، اور ونی میں آئی لڑکیوں کی اوقات کسی بے جان شے سے مختلف نہیں۔ برے طریقے سے اس کمزور لڑکی کی بازوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے دھکیل کر کہیں لے جایا جا رہا تھا جو اپنے ہوش و حواس سے بھی مانو بیگانی ہو۔ وہ سر پر دوپٹہ اس انداز سے دیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کا مکمل چہرہ بھی چھپ چکا تھا۔ اس بدحال حسینہ پر بجائے ترس کھانے کے کافی صحت مند خاتون اس پر روب جھاڑتی ایک کمرے کے آگے رک کر دروازہ بجانے لگی۔ کب سے خوف زدہ اس لڑکی کے نہ صرف ہاتھ بلکہ پورا جسم سرد ہونا شروع ہو گیا۔ خشک لبوں کو تر کرتی وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلنے پر مجبور ہو گئی۔ حالت سے ہی شدید پریشان اور گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ، شاید اگلے لمحات کا سوچ کر ہی اس کی جان پر بن آئی تھی۔ وہیں دوسری سمت ایک مرتبہ ہی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بنا انتظار کیے وہی خاتون دروازہ کھولتی اس کی بازو دبوچ چلنے لگی۔ اس قدر برا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ، مانو وہ کوئی جانور یا سچ میں بے جان چیز ہو۔ اسے کمرے کے اندر دھکیل وہ دروازہ بند کیے چلی گئی، جبکہ اس لڑکی نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ سہمی سیاہ آنکھوں سے اس نے سامنے دیکھا۔ یہ کمرہ دیے جلانے کے باعث ہلکا سا روشن تھا، بہت وسیع۔ اس کمرے میں محض چند فرنیچر کے اور کچھ نہ اسے دکھائی دیا، لیکن یہ فرنیچر بھی کافی پرانا اور مضبوط لڑکی سے بنائے ہونے کے سبب اپنی حیثیت آپ رکھتا۔ اس پراسرار کمرے کی حالت یہ بات تو واضح کرتی،
गाँव की वाहिद हवेली है ये जहाँ वनी बना इस लड़की को लाया गया था। कैसी हो? अचानक किसी मर्द की आवाज़ समात में जाते वो लड़की घबरा कर घूंघट उठा गई। वैसे ठीक से नजर कब आ रहा था इसे। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? खुद को बहुत लाचार बेबस महसूस कर रही हो? जानता हूँ जब ना चाहते हुए भी किसी का गुलाम बनना पड़े तो कैसा लगता है। जिससे नफरत के दावे कर रही थी आज इसी की बनी बने इसके कमरे में इसी के सामने मौजूद हो। क्या हालत है तुम्हारी, समझ सकता हूँ। बिल्कुल इसके सामने जूतों समेत बेड पर लेटा काले कुर्ते में मलबूस शख्स इसकी मजबूरी का मजाक उड़ाता झट से बिस्तर से नीचे उतर इसके नज़दीक आने लगा। ना सिर्फ इसका लहजा बल्कि नज़रें भी तमस्खर अंगेज थीं। बेहद खुश था वो अपनी फतेह पर। इसके तीखे अल्फाज अपनी जिद पूरे होने का इशारा थे। इसके बढ़ते कदम ये साबित करते जैसे इस लड़की को बेबस किए कितना ही सीना चौड़ा हो चुका हो इसका, जबकि वो मासूम बिल्कुल खामोश थी, मानो ज़ुबान को कफल लग गई हो। नजरों के साथ सर भी झुकाए वो अपनी हालत पर आंसू बहाते खुद को संभालने की कोशिश में मसरूफ़ थी। नफरत आई थी तुम्हें मुझसे, गांव का गंवार इंसान समझती थी जिसे बात करने की भी तमीज़ नहीं। पर देखो आज इसी गंवार इंसान को अपना बदन सौंपोगी, आज इसी गंवार इंसान की शिद्दतों को सहन करोगी। तो मेरे छूने से नफरत नहीं आएगी क्या? कैसे बर्दाश्त करोगी अपने अंदर मुझे उतरते देख? गोल का चक्कर काटता आके इस लड़की के ठीक पीछे खड़ा होता वो पथरीले तासुरात लिए इसके दुपट्टा 2 उंगलियों से पकड़े खींच कर नीचे गिरा गया। हलक में जैसे सांस ही अटक गई इसके। चौंक कर वो लड़की पलटी। यूँ महसूस हुआ ऐसे जैसे ये दुपट्टा इसका मुहाफिज हो और अब इसे ही दूर कर दिया गया। इसकी घबराहट भाप वो शख्स फौरन अपना भारी मजबूत हाथ इसके नाजुक कमर के गिर्द हायल किए एक ही झटके में से खुद के करीब कर गया। कुछ कहने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, ना इनकार करने का हक रखती हो और ना ही मुझे रोकने की औकात। इस शख्स की गमगीन आवाज़ का अपने कानों में पड़ना इस लड़की के वजूद को सर्द करने लगा। कितना पुरस्कार था वो, कैसे कैसे इंतकाम लेने वाला था वो इससे। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं माफ़ी मांगती हूँ, हर चीज़ के लिए रहम करो। और कोई चारा ही कब था सिवाय माफ़ी मांगने के। वो हरगिज़ तैयार नहीं थी किसी को भी अपने करीब लाने के लिए, ख़ास तौर पर इस शख्स को। पहले ही ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंद दिया गया इसे, मजबूरी में अपने भाई को बचाने के बदले इस शख्स की बनी बना दिया गया। जो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था इसने वो सब हकीकत में हो रहा था इसके साथ। ठीक है, एक मौका मैं देता हूँ तुम्हें। गेम्स खेलना बहुत पसंद है ना? चलो आज भी एक छोटी सी गेम दे रहा हूँ। सामने मेरी तस्वीर टुकड़ों में मौजूद है, बस इन टुकड़ों को सही से जोड़कर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर दो, फिर मैं तुम्हारी बात आज की रात मान लूँगा। न जाने क्यों इस लड़की को एक मौका दे रहा था वो, मगर गेम की सूरत में वो बार बार इस लड़की को बेबस महसूस करवाना चाहता था, या फिर ये साबित कि गेम। लेकिन और बिल्कुल हैरान थी। भूरी आंखें जो रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, इन्हें ऊपर उठाए वो खुद से बेहद लंबे शख्स के चेहरे की जानिब देखती नजरों ही नज़रों में सवाल को थे। दूसरे सिमत मुकाबले को इन आँखों से कभी इश्क हुआ करता था, मगर अब इनका देखना भी शदीद जहरीला लगा इसे। संजीदगी से गाल बेच इसे बाजू से पकड़े सामने टेबल के करीब ले जाता खड़ा कर गया। पागलपन की हद तक मोहब्बत करता था वो इस लड़की से, मगर अब वही मोहब्बत नफरत का रूप ले चुकी थी। शायद तभी सजा के तौर पर इसे अपनी बनी बना लाया था। वक्त शुरू हो चुका है तुम्हारा, 10 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल करना है इसे, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। खुद इसके बिल्कुल पीछे खड़ा वो वक्त का भी बता गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे इस शख्स की तस्वीर जिसे कैसे वो जोड़कर मुकम्मल करेगी कोई समझ नहीं पा रही थी वो, लेकिन फिर भी कांपते हाथों से टुकड़े उठा वो कोशिश में जुट गई। इस शख्स की गुर्बत किसी तौर मंजूर न थी इसे। अजीब से कपड़ों में मलबूस जो कि इस गाँव के रवायती लिबासों में से एक थे, वो पतली सी लड़की इस शख्स के आगे सूखी टहनी मालूम होती। चेहरा नीचे इसके बालों के
करीब ले जाता वो अचानक कमर पर लगी डोरी को खींचता आहिस्ता आहिस्ता से खोलने लगा। ये अपनी कमर पर बंधी डोरियों को खोलते देख हड़बड़ाती वो लड़की इस शख्स की जानिब बढ़ने लगी, पर मजबूती से इसके कांधों को दबोचता वो वापस इसका रुख टेबल की जानिब कर गया। गेम पर ध्यान दो। न जाने क्यों इस लड़की को इस तरह अजियत पहुंचा रहा था। वक्त बीत रहा था, इसके हाथ साथ साथ छोड़ने लगे थे, मगर फिर भी तेज़ी से वो इस पजल को हल करने में मसरूफ़ थी। मसरूफ़ तो वो शख्स भी था जिसने इसकी सभी डोरियां मुकम्मल खोल दी। इस वजह से इसका ब्लाउज नीचे गिरने लगा, पर इस शख्स ने हाथ से पकड़े इस लड़की की कमर के साथ ही चिपकाए, खुद अपने होंठ इसके वरना कांधों पर रगड़ते हुए बदन की खुशबू अपने सांसों में उतारना शुरू कर दी। इस लम्स पर इस मासूम की धड़कें थम पड़ने लगी। इसे अपना बदन मफलूज से महसूस होने लगा। सर्द लहर रीढ़ की हड्डी और जिस्म में दौड़ती सलाचार सी कर गई। हाथ जो कि इजाज़त नहीं दे रहे थे काम करने की, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार न थे। मगर इसके हाथों से ये पजल तब फर्श पर जा गिरा जब अचानक इसकी कमर को भारी हाथ छूते हुए इसके सीने की जानिब बढ़े। वो मजबूती से अपने हाथों कलम से इस नरम भारों पर छोड़ने लगा। यूँ अपने वजूद को ऐसे हिस्से पर किसी शख्स के हाथ का लगना है इसका दिल बंद कर जाने का सबब बना था। वो हार चुकी थी ये गेम, चूँकि पजल जो बामुश्किल से थोड़ा बहुत सही किया था वो भी नीचे गिर गया। इससे पहले वह कुछ सोच पाती एक ही झटके में कांधे से पकड़े इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसे कमर से पकड़ी उठा के कर ऊपर को किए बगैर कुछ भी कर कपाती इस लड़की के बारीक अनाबी होठों पर काबिज हो गया। ये किसी गुड़िया की मानिंद इसके उठाने पर मजबूरी इस शख्स के कांधे पर अपने नाखून काटते वो गिरने से संभल पाई थी। वहीं इसके ब्लाउज फर्श पर जा गिरा और जिसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, जिससे नफरत करती थी, आज इसी के गुलाम बनकर हर जुल्म को बर्दाश्त करना मजबूरी बन चुकी थी इसकी। गेम का जिक्र तो मज़ीद इसे लाचार साबित करने की खातिर किया था इसने, जबकि इरादे तो इस लड़की के कमरे से भी आने से पहले बिस्तर तक लाने के थे। आज अपना चेहरा वो पीछे करने की जितनी कोशिश करती इतनी ही तेज़ी से वो इसके बालों को पकड़ता अपने लोगों को हरकत में ला चूमने लगता। कदमों का रुख वो बिस्तर की तरफ कर चुका था। इसे वहां ले जाकर बुरे तरीके से इस शख्स ने फेंक दिया। दोनों का चेहरा शदीद सुर्ख हो चुका था। मुसलसल सांस रखने के बायस उठकर सीधी होती नफरत से वो लड़की अपने होठ को रगड़ती साफ करने लगी। इस बायस इसके लब लहूलुहान हो गए। तब जाकर रुकी थी वो। मत करो ऐसे, हाथों को जोड़ती वो भीख मांगने लगी। इस लड़की की हालत किसी भी इंसान को तरस दिलवा देती, पर सामने इंतहाई जालिम शख्स था। अपना जूता बेड पर रखता वो टांग से पकड़ी इस लड़की को नीचे कर की जानिब खींचता है कि साइकिल में इसके जबड़े को दबोचे आंखों में घूरने लगा। जानती हो, जब आशिक के दिल में मोहब्बत की जगह नफरत जन्म ले ले तो इससे ज़्यादा बड़ा हैवान और कोई नहीं हो सकता। ये तो बस शुरुआत है मैडम जी। हर रात इस बिस्तर पर तुम्हारा वजूद मेरी नफरत का शिकार होगा। हर पल तुम्हारे लिए अज़ाब बना दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन मेरा मोहताज होगा। तुम इस घर में राना हारिब की बीवी नहीं बल्कि वनी की शक्ल में लाई गुलाम हो। कोई फ़र्क नहीं है होगा तुम में या किसी और वनी में आई लड़की में। बात मुकम्मल करता हुआ इस लड़की का जबड़ा छोड़ पीछे बिस्तर पर धकेल अपना कुर्ते के बटन खोलने लगा। मोहब्बत कभी भी नफरत का रूप नहीं ले सकती। फिर इस शख्स की कैसी थी ये मोहब्बत जो यूँ जिसे चाहे इस पर जुल्म करने में लज्जत मिल रही थी इसे। और क्या होने वाला था इस लड़की की ज़िंदगी में? क्या यही थे इसका मुकद्दर? तो कैसा लगा आपको हमारा मोस्ट रोमांटिक नॉवल की एपिसोड? करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। और आपको ये टारगेट दिया जाता है नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगी जब होंगे व्यूज़ 10,000 से ऊपर। तो अब शेयर करें, कहीं अपने दोस्तों को बुलाएं या जो मर्ज़ी करें, ये आप पर है। अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही वीडियो को